चूँकि जैसे ही पढ़ने लिखने लगते हैं बच्चे, तो वो थोड़ा वो 500 में आपको नहीं बिकेंगे, वो ₹200 में रैली में आपके लिए नहीं जाएँगे। मोदी जी के गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पे लेबर चाहिए, तो गरीब रहेगा कि कोई राज तभी तो लेबर मिलेगा। एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, तो आप ये चीज़ अमित शाह के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं खुलेआम? क्योंकि अमित शाह तो एक तड़ी पार हैं। मोदी जी का ऐसा कौन-सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जिसकी वजह से उनको एक्सट्रीमिस्ट ना कहा जाए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो कोई भी ऐसा मेजर काम आपने नहीं किया जिसके लिए आपको मुसलमान जो है आपका गुलाम अपने पट्टा में बांधे रखे। संतोष सैनी जी का वोट चाहिए उनको, तो इसलिए शायद यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम को दरकिनार कर दिया और अफ़ज़ल अली खान को टिकट तो जिस तरह से वो बातें करते थे, जो क्राउड पुलर था, वो नब्ज़ को समझते थे जनता। अगर थोड़ी झलक उसमें सचमुच में देखनी हो, तो आपको तेज प्रताप में दिखेगी। 3 महीने का एक्टिव महागठबंधन है और 15 दिन की आपकी एक्टिव इलेक्शन कैंपेन है। तो कहाँ से आप जीत तालीम पे फोकस कीजिए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट लाइए, मुस्लिम बन के आप भी वोट मत कीजिए। दोनों जो 10% 5% मज़हब के का इस्तेमाल करने वाले सियासत में, वो लास्ट में मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आपके अपने शहर सहरसा में खुल चुका है भारत का सबसे भरोसेमंद नाम तनिष्क ज्वेलरी। सोने चांदी की जगमगाहट, हीरे जवाहरात की शान और हर रिश्ते को खास बनाने वाले खूबसूरत डिजाइन्स, सब कुछ अब आपके ही सहरसा में। अगर आप ये वीडियो देखकर आते हैं और बताते हैं, तो आपके लिए है स्पेशल ऑफर। तो देर किस बात की, आइए और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाइए। तनिष्क ज्वेलरी अब आपके सहरसा में। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हमारे साथ आईएएस शिक्षक शमी मुनवर जी मौजूद है। सहरसा जनसुराज के नेता भी है। इस बार ये मैदान में उतरने के लिए तैयार थे और उसको दुर्भाग्य कहिए कि जनसुराज ने इनको टिकट नहीं दिया। इनके जगह पर सुरेंद्र यादव को टिकट मिला है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है सिमरी बख्तियारपुर में कि अगर उनकी जगह पर ये प्रत्याशी होते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इनके नहीं रहने से कितनी परेशानी हो रही है या फिर ये कितना खड़े हुए हैं उनके साथ, ये हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहिएगा कि 2 दिन चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है, 6 तारीख को मतदान होना है, 2 दिन बचा हुआ। लोगों का कहना है कि आप रहते तो कुछ और बात होती। टिकट कटने के बाद लोगों ने काफी प्यार भी जताया आपके ऊपर में, लेकिन अभी जो कैंडिडेट है उसकी स्थिति क्या है और आप उसके साथ कितनी मजबूती से खड़े हुए हैं? देखिए, जनसुराज कोई आज या 15 दिन वाले काम करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लगभग 2 साल से काम कर रहे थे, तो जो वोटर्स बने थे वो मेरे नहीं थे, जनसुराज के ही थे। तो मुझे नहीं लगता है कैंडिडेट के बदलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इनफैक्ट कुछ एडवांटेज मेरी वजह से हो सकता था, तो कुछ एडवांटेज सुरेंद्र यादव जी की वजह से भी हो रहा है। और चूँकि हम दोनों साथ ही हैं और दोनों साथ मिल के लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और कई सारी जगह पे वो जा रहे हैं, कई सारी जगह पे मैं जा रहा हूँ, कई सारी जगह पे हम दोनों जा रहे हैं, तो इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ा बदलाव हुआ है। और कोई आपसी मतभेद तो नहीं है? नहीं, कोई भी मतभेद नहीं। हम लोग तो शुरू से ही, सुरेंद्र जी भी बोले थे कि हम दोनों भाई हैं, जिनको मिलेगा टिकट एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो आपसी मतभेद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है डोमेन में फ़र्क आ जाए। जैसे जो आमतौर पे हम उठते तो हमारा डोमेन डिफरेंट होता, वो उठते तो उनका उठे हैं तो उनका डोमेन डिफरेंट हो गया है। तो उस वजह से लोगों को थोड़ी-सी जैसे परेशानियाँ हो रही होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जनसुराज जितने दमख़म से लड़ सकता था, और आमतौर पे ये दिखता है कि भाई नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। चूँकि हम लोग 2 साल, 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो जनसुराज का ग्राउंड जो है वो काफ़ी मज़बूत है। लेकिन इलेक्शन कई सारी चीज़ों से, जैसे बहुत सारी चीज़ों में देख रहा हूँ मैं कि लोग पैसे-वैसे बाँटना शुरू कर दिए हैं। बड़ी पार्टियाँ जितनी भी हैं, सब लोग खुलेआम पैसे बाँटे जा रहे हैं। वो सब चीज़ शायद मेरे लिए नई है और वो पहले भी पता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी ख़राब हो गई, पैसे बाँटने की, लोगों को वर्गलाने की, लोगों को डराने की, बेवजह जैसे किसी से आप मिल लिए, फ़ोटो खिंचवा लिए। जैसे हमारे यहाँ ही जैसे सरपंच साहब हैं, नौशाद हैं, काफ़ी हमारे ज़िला महासचिव हैं, उनको कल किसी फ़ोटो में दिखा दिया गया। तो अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं उनके सबके सामने मैंने कहा था, उन्होंने जैसा बताया कि सबके सामने उन्होंने कहा था कि भाई हम जनसुराजी थे, जनसुराजी हैं और जनसुराजी रहेंगे। मतलब आपके विपक्ष के द्वारा ये भी होता है कि जबरदस्ती उनके साथ फोटो खिंचाना, उनको बदनाम करना या फिर उनको दिखा करके वोट तब्दील करवाना? नहीं, वो बदनाम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये अपना नाम करना जैसे होता है, अपने पक्ष में लोगों को दिखाना, तो भी एक पॉलिटिकल ट्रिक है कि भाई जो साथ में नहीं है उसको भी दिखाना। तो उस तरह से किया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी-सी रिलेटिवली नई हैं मेरे लिए। तो ट्रिक ऑफ द ट्रेड बोलते हैं इसको। तो वो सब चीज़ें जो हो रही हैं, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है और सभी लोग ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि
वो भी कर रहे हैं। अच्छा, जब भी बिहार चुनाव आता है तो उसमें एक बड़ा गंदा खेल खेला जाता है जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया, पैसे का, मुर्गा भात का। आपकी पार्टी, आपके प्रशांत किशोर भी लगातार इस चीज़ की चर्चा करते हैं। तो इस चीज़ से निजात कैसे लोग पाए और ये चीज़ के चक्कर में लोग पड़ते क्यों हैं? देखिए, हम मुझे लगता है कि जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टीज़ अब तक यही कर रही है, गरीब को गरीब रखा जाए, मिडिल क्लास को मिडिल क्लास रखा जाए। और मैं पहले भी बोलता था, अगर एक आप सिंपल सा डेटा ले लीजिए, तो बिहार में आप या ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं जिसको बीमारू स्टेट्स बोलते हैं, उसमें आप देखिएगा तो स्कूल है तो बेंच नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ये जानबूझ के किया जाता है। आपको फ्रीबीज़ अभी जैसे 1 लाख करोड़ दे देते हैं, 50,000 करोड़ दे दिया किसी को, किसी वेलफेयर स्कीम्स में बाँट दिया, लेकिन वो 50,000 करोड़ स्कूल में नहीं लगाएँगे ये लोग। चूँकि जैसे ही पढ़ने लिखने लगते हैं बच्चे, तो वो 500 में आपको नहीं बिकेंगे, वो 200 रुपया में रैली में आपके लिए नहीं जाएँगे। अगर आपको प्यार करते हैं, आपकी आइडिया से सहमत हैं, वो तो वो जाएँगे, फ्री में जाएँगे। हो सकता है कि वो बोले भाई ठीक है पेट्रोल दे दीजिए हमको, हम अपना पेट्रोल लगा के नहीं जाएँगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं हम पैसा खर्चा कर देंगे, 10 लोग जा रहे हैं तो 10 लोग की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो अलग लेवल ऑफ डिवोशन होता है। लेकिन जैसे ही आप एजुकेशनल लेवल की बात करेंगे, आप जैसे बीएड स्कूल की बात कर लीजिए, तो ऐसा थोड़ी कि बिहार गवर्नमेंट को एजुकेशन का बजट उतना नहीं, विद इन दैट बजट अपने आप को वो उतना कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। ये चीज़ बचपन से मैं जानता हूँ कि अगर नेता चाहें, पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे, तो लोगों को ऊपर उठा सकती है, लेकिन जानबूझ के नहीं उठाती है कि फिर उनके लेबर कौन बनेगा, उसके वर्कर्स कौन बनेंगे। अब जैसे मोदी जी से आप उम्मीद करते हैं, तो मोदी जी के गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन सब जगहों पे लेबर चाहिए, तो गरीब रहेगा कि कोई राज, तभी तो लेबर मिलेगा उनको। तो वो जानबूझ करके आपको गरीब रखा गया है। तो जनसुराज आकर के समझिए कि एक तरह से नैरेटिव चेंज कर दिया है। लोगों के बात में जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है, वो एक अलग लेवल पे चला गया है। प्रशांत किशोर खुलेआम बोलते हैं कि फैक्ट्री गुजरात में और वोट हमारा, ये नहीं चलेगा। तो ये एक जागरूकता का जो मुहिम है, हमको लगता है कि लोग उसको समझ रहे हैं और धीरे-धीरे गवर्नमेंट को झुक करके करना पड़ेगा ये काम। अच्छा, ये सरकार की कौन सी पॉलिसी है जिसमें तेजस्वी यादव को हमने देखा है कि लगातार अभी तो मामला चल ही रहा है, टीपीसीएम वाला मामला चला था और अभी मामला ये है कि गौरा बौराम से अफजल अली खान थे राजद के प्रत्याशी, उनके अगेंस्ट में जाकर के इन्होंने वीआईपी के जो नेता है संतोष सहनी, उनका प्रचार करना शुरू कर दिया तेजस्वी यादव ने। और आज पता चला है कि 6 साल के लिए अफजल अली खान को निष्कासित भी कर दिया पार्टी से। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी को चरमपंथी कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। इस पर कितना सहमत और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लैंग्वेज है, अगर ओवैसी की बात करें तो हम उस पे गोरा बुराम वाले विवाद में आऊँगा। तो ये चीज़ काफ़ी चर्चा में है और ओवैसी ने काफ़ी इसको उछालने की कोशिश की है। तो लैंग्वेज उसे ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, चूँकि कहीं न कहीं जब एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, तो आप ये चीज़ अमित शाह के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं खुलेआम? चूँकि अमित शाह तो एक तड़ीपार हैं। मोदी जी का ऐसा कौन-सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जिसकी वजह से उनको एक्सट्रीमिस्ट ना कहा जाए? ओवैसी कम से कम पढ़े-लिखे लोग हैं, ठीक है? उनके पॉलिटिकल स्टाइल से और उनके पॉलिटिक्स से मैं सहमत नहीं हूँ, वो एक अलग सी बात है। लेकिन उनकी डिग्निटी को आपको इस तरह से चोट मारने का कोई हक नहीं है। और ये एक निचले स्तर की पॉलिटिक्स हो गई। अगर तेजस्वी यादव इतने भड़के हुए हैं, कि भाई मुस्लिम का वोट काट लेंगे, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति कीजिए, आप मुस्लिम को रिझाने के लिए आप कुछ कीजिए। अगर लगता है जैसे हर जाति को, हर जो आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ते हैं जाति के धर्म के नाम पर, तो हर जाति को, हर कम्युनिटी को आप रिझाने के लिए काम करते हैं। आप भी ऐसा काम कीजिए जो रिझा लीजिए, वैसी कुछ ना कर पाए आपके लिए, आपके खिलाफ। लेकिन अगर जैसे अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल स्टाइल, जो ओवैसी साहब का पॉलिटिकल स्टाइल है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ कभी भी। लेकिन इस तरह की बात करें, चूँकि उसको उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि अपने पार्टी को लड़ें और अपनी पार्टी बनाएं, अपनी पार्टी से लड़ें, या उनका आईनी अधिक हक है। तो उसको इस तरह से बात करना, हमको लगता है कि वो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था तेजस्वी यादव का। जिस तरह से मुसलमान, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी अब जो थोड़ा उभर कर के सामने आ रही है, अपना डिमांड रख रही है, चूँकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कब तक बेवकूफ़ बनाते रहिएगा आप? 20 साल तो कम से कम आप ऑपोजिशन में रहे और 15 साल आप गवर्नमेंट में रहे। चलिए 15 साल के गवर्नमेंट को भुला भी दिया है, तो ऑपोजिशन में रहते हुए कोई भी ऐसा काम आपने नहीं किया है। लोगों को लगता है कि सिर्फ सरकारें कर सकती हैं, नहीं, ऑपोजिशन भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप 2-3 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो कोई भी ऐसा मेजर काम आपने नहीं किया जिसके लिए आपको मुसलमान जो है आपका गुलाम अपने पट्टा में बांधे रखे। आप जो भी अभी तक काम किए हैं, या फिर जातिवाद भी, मतलब जातिवाद पे भी करते हैं, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आपको कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति आपको विशेष रूप से बोरोई में वोट उछल दे, जो पहले होता था।
दूसरी बात, जहाँ तक अपने गोराबुराम की बात करी, तो मैंने पहले भी कहा था और पब्लिकली ये बात कही है कि जो भी महागठबंधन है, ख़ास करके आरजेडी के अगर इसमें देखेंगे, चूँकि आरजेडी को ही यहाँ पे बिग ब्रदर का रोल मिला हुआ है, तो जब बात चलेगी तो उन्हीं की बात आएगी। तो आरजेडी लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो जेन्युइन लड़ाई होती है, आज हमको लगता है कि 2 दिन पहले बचा हुआ इलेक्शन में तो आज प्रियंका गांधी आई हुई हैं सोनभद्र, अच्छी बात है कि वो आई, लेकिन हमको लगता है कम से कम 3 बार 4 बार अब तक में राउंड हो जाना चाहिए उनका, जितने भी 100 सीट 21 सीट पे है। राहुल गांधी जी 29-30 से शुरू किए हैं अपना, 6 तारीख को 6 दिन पहले शुरू किए। आप अगर ये 30 दिन पहले शुरू करते तो क्या बुरा था, 15 दिन पहले कम से कम, जब नॉमिनेशन या 9 तारीख को डेट आ गया, अनाउंस हो गया, 10 तारीख से आपके यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, लेकिन आप 10 के बजाय 30 को 20 दिन डिले आ रहे हैं। यानी कि 6 दिन में आप क्या कर लीजिएगा भाई। उसी तरह से तेजस्वी यादव जी को देख लीजिए कि जो भी इनकी सीट शेयरिंग है, कैंडिडेट सिलेक्शन है, जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, वो दिखाता है कि आप बहुत अच्छे से नहीं लड़ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी से जो पिछले 15-20 साल से यहाँ पे गवर्नमेंट में है, 11 साल से सेंटर में है, और एक ऐसे लोग उस पार्टी को वर्चस्व में हैं, चाहे अमित शाह जी की बात कीजिए या मोदी जी की बात कीजिए, जो साम दाम दंड भेद या उससे भी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई भी आइटम हो वो यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, वोटर को थ्रेटन करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस ऑपोजिशन के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, और एक नहीं 12 सीट पे है। एक पे तो यहाँ पे चूँकि संतोष सहनी जी का वोट चाहिए उनको, तो इसलिए शायद यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम को दरकिनार कर दिया और अफजल अली खान को टिकट। तो एक ये भी एक एक्ट आपका दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप वेल प्लान्ड नहीं हैं, आपके पास कोई बड़ी ढंग की स्ट्रेटेजी नहीं है एक ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ जो कि हर तरह से पावरफुल है। तो आप बहुत कमज़ोर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको देना नहीं चाहिए उनको, और अगर दे दिए थे तो इस तरह से या तो उनको आप अपने इसमें ले लेते, कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, उनसे बोलते कि भाई, अब जबकि मंच से मैंने सुना था उन्होंने कहा था कि हम अफजल अली को ले लेंगे, अपने कॉन्फिडेंस से मेरा आदमी है। आपको निष्कासन करने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब आप उनको मना नहीं पाए। तो आप एक कैंडिडेट को मना नहीं पाए तो सहनी जी को मना लेते हैं। तो वैसी सिचुएशन दिखती है कि आप जिस स्ट्रेंथ से आपको लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों में कितना अंतर देखा? आसमान ज़मीन का फ़र्क। अगर सच्चाई है कि मुझे पर्सनली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर लालू यादव के ट्रेड्स देखे जाएं, लालू यादव एक करिज्मेटिक लीडर थे, मतलब उनको अगर देखा जाए तो जिस तरह से वो बातें करते थे, जो क्राउड पुलर था, वो नब्ज़ को समझते थे जनता। अगर थोड़ी झलक उसमें सचमुच में देखनी हो तो आपको तेज प्रताप में दिखेगी। तेज प्रताप भी हालांकि मतलब बहुत मंझे हुए लालू यादव के कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन इन दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो तेज प्रताप में दिखेगी। और तेजस्वी यादव जिसको स्टेट्समैन कहा जाता है, उसकी ज़रूरत थी। लेकिन मुझे उतना मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर जो एक पब्लिक क्राउड पुलर हो, जो पब्लिक के सामने अपनी बातें अच्छे से रख सके, शायद स्टेट लेवल पे जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें थोड़ा और उनको मंझना पड़ेगा। बीते 20 दिनों के अंदर जो तेजस्वी यादव का नया बात निकल करके सामने आता है मुस्लिमों के लिए, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर डिप्टी सीएम मैं घोषित कर दूंगा तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाएगा। दूसरी बात, किसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल देना किसी मुस्लिम को। फिर तीसरी बात, किसी मुस्लिम को हटा करके वहाँ पर किसी चौथे को सपोर्ट करना। ये सब क्या चल रहा है? मतलब ये सिंपल सा दिख रहा है कि आप वेल प्लान नहीं है, आप स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आ रहे हैं। जो सिचुएशन आता है उस वक्त कुछ भी बोल के आप निकल जाते हैं। मुस्लिमों के साथ ही क्यों भेदभाव? एक चूँकि मुस्लिम उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब तक में अगर देखा जाए तो पिछले 40 साल, हमको लगता है कि 35 साल से मुस्लिम ऑलमोस्ट जो है एक मेजॉरिटी सेक्शन, कई जगह तो 80%, 70%, 90%, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, वो आपको वोट देते आ रहे हैं। तो नेचुरली है वो उनको खिसकता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए समझिए कि ये अगेन आप मैच्योर नहीं हैं पॉलिटिक्स में, वो दिखता है इन सब तरह की बातों में। जैसे अगर आपने जो कहा ये बात कि भाई मुस्लिम को दे देंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपने 4 साल प्लानिंग नहीं की। आपके जो वोटर सेक्शन थे उसको आपने सही से समझाया नहीं कि भाई आपके कोर वोट बैंक ये हैं और ये हैं, तो लोगों के बीच जाकर के आपको बताना चाहिए। तो आप इलेक्शन के टाइम में 20 दिन में आप प्लानिंग कीजिएगा। एक 2-3 महीने पहले से पूरा महागठबंधन सिर्फ 3 महीने का महागठबंधन है ये। अगर एक्टिव देखा जाए 3 महीने का एक्टिव महागठबंधन है, और 15 दिन की आपकी एक्टिव
इलेक्शन कैंपेन है, तो कहाँ से आप जीत पाइएगा, कहाँ से आप लड़ पाइएगा ढंग से? मतलब कोई 6 महीने से साल भर से तैयारी कर रहा है और कोई मतलब 1 महीने से तैयारी कर रहा है। नहीं, उसकी तैयारी पूरी है, 5 साल की तैयारी जो गवर्नमेंट में होता है तो वो ज़्यादा पावरफुल है। अब 10,000 रुपया फर्जी में दे दिया, जनता का पैसा है, आप लुटा रहे हैं गवर्नमेंट के, अगर किसी केस में देखा जाए तो लुटा रहे हैं, और लुटा रहे हैं तो उससे वोटर आप खरीद रहे हैं। बेसिकली फ्री बीज तो क्या कह लिए, वो एक घूस है, बहुत बड़ा करप्शन है वो। इलेक्शन कमीशन उसको दिया, उसके खिलाफ आप जब लड़ रहे हैं तो आपको कम से कम 4 साल 5 साल आपको ढंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, पूरा प्लान बनाना चाहिए। साल भर पहले आपका लगभग सीट शेयरिंग फिक्स हो जानी चाहिए, लोगों को फिक्स कर देना चाहिए। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, ये होता है। आपके सिटिंग विधायक बख्तियारपुर को देख लीजिए, इनको लास्ट डे में आपको टिकट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न क्रिएट तो किया हुआ है ना। यानी कि आप बहुत प्लान्ड वे में फुल स्ट्रेटेजी के साथ उस ओपोनेंट के साथ जो बहुत स्ट्रांग है, आप लड़ नहीं रहे हैं। मुस्लिमों के पास फिर क्यों, मतलब ऑप्शन क्या बचता है मुस्लिमों के पास? मुस्लिमों के पास अपना खड़ा कीजिए, अपना खड़ा इन द सेंस कि आप फोकस कीजिए अपने बेहतरी पे, डरिए मत। बीजेपी कुछ की नहीं औकात है उसकी कुछ कर जाने की, छिटफुट करके आपको डराती है और पूरी कम्युनिटी जब डर जाती है और डरा करके आपका दूसरा वोट लेता है, और डराने में दोनों पार्टी का हाथ होता है। आप अपना एजुकेशन पे फोकस कीजिए, तालीम पे फोकस कीजिए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट लाइए। मुस्लिम बन के आप भी वोट मत कीजिए। आप जो समाज सड़ रहा है उसको, सड़ी हुई चीज़ को निकालने में आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप आगे आइए और आगे आकर के सियासत को और मज़हब को पृथक कीजिए। आप भी मज़हब का इस्तेमाल सियासत में मत कीजिएगा। मोदी जी जैसे मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, आप भी मत कीजिए। आप भी कौम के नाम पे पागल मत होइए। आप कौम के नाम पे पागल होते हैं, कोई आपको पागल कराता है और आप उसका नतीजा देख रहे हैं। 2 महीना पहले तक हमको लगता है कि हर एक आदमी खिलाफ था, हर एक आदमी कह रहा था कि भाई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है। जहाँ पे लीडर आपको ढंग के चुनने हैं, सियासत कीजिए, मज़हब मत डालिए। मज़हब आप डालिएगा तो वो भी डालेगा, और दोनों जो 10% 5% मज़हब के का इस्तेमाल करने वाले सियासत में, वो लास्ट में मासूम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप ऊपर उठिए, आप भी एक बिग ब्रदरली रोल प्ले कर सकते हैं कि भाई हमारा समाज सड़ रहा है, हम उस समाज में एक द्वंद्वता को ख़त्म करेंगे, उस समाज में हम भाईचारगी को बढ़ाने के लिए ये स्टेप लेंगे। तो जब आप भी दबाव में कॉर्नर में चले जाइएगा, कोने में चले के छुप करके फूफा की तरह रूठ जाइएगा, तो इस समाज को सड़ने से कोई नहीं बचा सकता। तो आपने सुना, अब अपनी बात जो है हमें कमेंट बॉक्स में दें, और इनके बात से कितना सहमत है और क्या चीज़ आपको अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़। आंखों में जलन है, धुंधला दिखता है या चश्मे की जरूरत है? अब इलाज के लिए नेपाल जाने की जरूरत नहीं, सिमरी बख्तियारपुर में ही है अमलाहन आई सेंटर। कंप्यूटराइज्ड जांच, फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन और हर आंख की समस्या का समाधान एक ही जगह। गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। मेन रोड, रानीबाग, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार। अभी संपर्क करें 94 70 67 17 00।